ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। तो जस्ट इस पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करवा दें। अब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि इस पर कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर OH इधर H, ये कंपाउंड बन जाएगा। आंसर होगा बी नहीं सॉरी सी। रूल वही मार्कोनिकॉफ वाला ही लगेगा, बट हाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सब्जेक्टिव का कोई है, अल्कोहल वाली सब्जेक्टिव का कोई डाउट? हाँ जी, नो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। $65 ऑब्जेक्टिव का 65th क्वेश्चन ये था, कैल्शियम कार्बाइड। +1 में तुमने कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन की थी, हाइड्रोलिसिस पर इथाइन बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, उसमें ये वाला अनायन होता है C2- आयन, तो वाटर के साथ यहाँ H आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ए जो कंपाउंड बना वो इथाइन था। अब इसमें मरकरी की प्रेजेंस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वाटर ऐड हो जाएगा और ये इनोलाइज होकर इथेनॉल देगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, मरकरी, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब तो वाटर का एडिशन होता है। अब इसके बाद डाला है निकल हाइड्रोजन, एल्डिहाइड निकल हाइड्रोजन के बाद अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। सो फाइनल कंपाउंड सी इज इथेनॉल। ये 65th क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। और कोई? $77 इसमें दिया हुआ था, कंपाउंड ए के पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इन 5 मिनट्स। सबसे पहले तो इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट आ रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल में वो अल्कोहल देते हैं जिनके पास ये ग्रुप हो, ठीक है। तो ये देखते ही हमारे पास 2 ऑप्शन है, सी और डी, दोनों में ऐसा है। अब आगे दिया हुआ था, when 6 grams of A is treated with sodium, this much of hydrogen is evolved, and assuming A to contain 1 atom of oxygen per molecule। यहाँ से तो वैसे ही कंफर्म हो गया कि ये वाला कंपाउंड है, पर अदरवाइज आगे कंफर्म करना हो, सोडियम के साथ ये हाइड्रोजन दे रहा है, कितने ग्राम दे रहा है? 6 ग्राम। 6 ग्राम से कितनी हाइड्रोजन मिल रही है? 1120 मिलीलीटर। हाफ मोल हाइड्रोजन का मतलब 11200 मिलीलीटर। तो 1120 मिलीलीटर 6 ग्राम से मिल रही है, तो 11200 मिलीलीटर 60 ग्राम से मिलेगी, और 60 ग्राम क्या होगा इस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास, राइट? 60 ग्राम इस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास होगा, और ये 60 है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से कंफर्म हो गया कि कंपाउंड 2 प्रोपेनॉल है। 77 क्वेश्चन था। और आइडेंटिफाई Z। अब देखिए ये इथेनॉल है, इसमें हमने PbR3 डाला, ऑब्वियस है, पता तुम्हें क्या बनेगा, OH की जगह क्या आ जाएगा? Br। उसके बाद अल्कोहलिक एवेज डाला, अल्कोहलिक एवेज से क्या बनता है? एल्कीन। ये अल्कीन बन गया। उसके बाद हमने डाला है सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर, इससे वापस वाटर का एडिशन हो गया और ये इथेनॉल बन गया। उसके बाद आगे दे रखा है हीटिंग एट 410 केल्विन।
410 पर ये ईथर बनाता है। बताया था ना, 410 पर एसिड कम हो तो ये ईथर बनाता है, तो आंसर सी आ जाएगा। ये 79 क्वेश्चन था। और कोई? तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उनको कंप्लीट कर लें। अब तो काफी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, 120 तक तो क्वेश्चन कर ही सकते हो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले, अल्कोहल फिनॉल वाले। चले अब आगे चलते हैं हम। अगली रिएक्शन, अब हमारे पास फिनॉल की कुछ रिएक्शन बच गई हैं। सो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में नेम रिएक्शन लास्ट क्लास में मैंने बोली थी, कॉल्फ श्मिट रिएक्शन। इसमें हम फिनॉल का सोडियम सॉल्ट लेते हैं और उसमें डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 220 डिग्री टेम्परेचर। और होता क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर ये एसिड आ जाएगा विद सोडियम सॉल्ट, मतलब सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, प्लस पैरा आइसोमर, सोडियम के साथ ऑर्थो आइसोमर मेजर बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आरटीआर में किया था तुमने। हाँ जी, इधर देखें जरा सामने, जैसे आरटीआर रिएक्शन किया था ना, उसी तरीके से। मेन चीज है इसका मैकेनिज्म। देखते हैं रिएक्शन किस कैटेगरी की रिएक्शन है। आरटीआर अगर याद हो तुम्हें, तो हमने उसमें लिया था फिनॉल प्लस NaOH प्लस CCl4 और हमें मिला था सैलिसिलिक एसिड प्लस पैरा आइसोमर। मैकेनिज्म पर आते हैं। एक्चुअली इसमें हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल इसीलिए लेते हैं, एक तो इसमें रिंग बहुत ज्यादा रिच है और ये CO2 से रिएक्ट कर रहा है और CO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो पोजीशन रिच हुई और उसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया इस तरह से, और सोडियम आने से क्या होगा, ये इनके बीच में चिलेशन इफेक्ट आ जाएगा, इसीलिए ऑर्थो वाली ज्यादा स्टेबल थी। अगले स्टेप में क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हुई है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके रिंग को फिर से क्या बना देगा, एरोमेटिक, और ये COO नेगेटिव के साथ ये जो सोडियम है ये O नेगेटिव के साथ जाएगा, COO नेगेटिव के साथ जाएगा, COO नेगेटिव के साथ ही जाएगा ना। और बेंजीन से जो H पॉजिटिव निकला है इस O पर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या हुई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल CO2 है। अगर हम इसका आगे एसिडिफिकेशन करवा दें, कोई एसिड डाल दें HCl वगैरह, तो फिर हमें सैलिसिलिक एसिड ही मिल जाएगा। और जैसा कि तुम्हें पता है, अगर हम पोटेशियम सॉल्ट लेते तो हमें जो पैरा का अमाउंट थोड़ा ज्यादा मिलता, अभी ऑर्थो ज्यादा है
क्योंकि अगर सोडियम की जगह पोटेशियम होगा तो चिलेशन इफेक्ट कम होता है। लैब में अगर फिनॉल कभी जाने का मौका मिले, फिनॉल की बोतल देखो तो ऊपर उसका स्टॉपर है, जहाँ पर वहां पर जो भी क्रिस्टल होते हैं फिनॉल के वो पिंक से नजर आते हैं, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आके फिनॉल धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है कलर्ड कंपाउंड में। अगर हम यहाँ ऊपर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो वो कलर्ड कंपाउंड और भी जल्दी बन जाएगा। तो अगला स्टेप देखें, ऑक्सीडेशन। फिनॉल ऑक्सीडेशन पर कलर्ड कंपाउंड बना देता है। कोई डाइक्रोमेट ले लें, केमिनोफोर वगैरह ले लें, और ये कलर्ड कंपाउंड है बेंजोक्विनोन। प्लस थोड़ा ऑर्थो भी मिल सकता है। रेडिकल रिएक्शन के थ्रू होता है ये। ये ऑक्सीजन ऑर्थो पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर रेडिकल प्रोसेस के थ्रू एक H डॉट निकाल के ये इसमें चेंज हो जाए। इसको ऐसे बता सकते हैं, सॉरी, कि पहले ये वाला एक H निकला डॉट, ऑक्सीजन पे डॉट आया और ये आगे डॉट को फेवर करता जाएगा। ये क्यूनॉन टाइप के कंपाउंड कलर्ड होते हैं सारे, क्रोमोफोरिक ग्रुप माना जाता है। सो ऑक्सीडेशन पर स्लोली फिनॉल चेंज हो जाता है इस तरह के क्यूनॉन टाइप के कंपाउंड्स। अगर एयर के कांटेक्ट में आए तो धीरे धीरे ये चेंज होता जाएगा ऑक्सीडेशन पर। राइट, अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो फिनॉल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है और एज ए नेम रिएक्शन भी बहुत बार पूछी जाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं जो भी मैंने बताई। हाँ, अगली रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, एजोडाई टेस्ट। और ध्यान से इसको समझना, कपलिंग रिएक्शन और एजोडाई टेस्ट। बातें बंद करो पीछे। हाँ जी, कपलिंग रिएक्शन या एजोडाई टेस्ट। इसमें when phenol is treated with benzene diazonium chloride at temperature 0 to 5 degree, medium is made weakly basic around pH जो है हम 8 लेते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं, वीकली बेसिक। तो क्या होगा, ये H और ये Cl निकलेगा और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा नाइट्रोजन का बेंजीन पर, क्योंकि फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है रिच है, इसलिए एज इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ बेंजीन डायजोनियम है इलेक्ट्रोफाइल और फिनॉल है यहाँ न्यूक्लियोफाइल। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो तब रिएक्शन ऑर्थो पे होगी। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो तभी ऑर्थो पे होगी। और ये जो कंपाउंड बने हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन,
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज रेड कलर के डाई है। तो अगर हम फिनॉल में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डालें 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर रखते हुए, तो इमीडिएटली मिक्सचर में हमें ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा इस एजोबेंजीन की वजह से। तो दिस कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट। अब ये वीकली बेसिक मीडियम क्यों लिया हमने? फिनॉल को एक्टिवेट करने के लिए। तो पता है बेसिक मीडियम में फिनॉल का H निकल जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो रीजन ये लिख लें, रिएक्शन लिख लिया। In weakly basic medium, phenol changes into phenoxide ion, which is more nucleophilic. In weakly basic medium, phenol changes into phenoxide ion, which is more nucleophilic. या कह सकते हैं which activate benzene more. In weakly basic medium, phenol changes into phenoxide ion, and that will activate ring more than phenol. Right? तो फिर strongly basic क्यों नहीं कर दिया? Weakly basic क्यों किया? अगर यही पर्पस होता तो strongly basic medium, हाँ जी ये लिखिए रीजन सबने। strongly, हाँ, in weakly basic medium, phenol changes into phenoxide ion, which is more activating for benzene, or which make the benzene more nucleophilic. Which make the benzene more nucleophilic. Right? Which is more activating for benzene, or which makes the benzene more nucleophilic. Strongly basic medium में क्या होगा? In strongly basic medium, benzene diazonium changes into diazoic acid. तो डायजोइक एसिड में ये वाला बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, एन बॉन्ड, ये तो H पॉजिटिव देगा। हमें तो क्या करना है, डायजोनियम का N डबल बॉन्ड N रिटेन कर रखना है प्रोडक्ट में। इसमें तो क्या होगा, ये तो एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। हमें क्या चाहिए इस रिएक्शन के लिए? हमें चाहिए ये कंपाउंड, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हमें यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है एसिड में, ताकि N के थ्रू अटैक हो। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में डायजोइक एसिड बन जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अवेलेबल नहीं होगा। थोड़ा वीकली बेसिक करेंगे ताकि इसे फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो और रिएक्शन फास्टर हो जाए। ये कपलिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती है। अगर हम फिनॉल की जगह बीटा नैफ्थॉल ले लें, है तो ये भी फिनॉलिक OH, और इसकी रिएक्शन डायजोनियम से करवाएं कोई 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर रखते हुए, तो ये वाली जो पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन, वहां कपलिंग हो जाएगी। ये भी ऑरेंज रेड कलर के डाई है। दिस इज बीटा नैफ्थॉल।
तो डाइजोनियम कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है वहां पर ऐसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इस तरह की रिएक्शन अल्कोहल में तो होगी नहीं। तो ये टिपिकल कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया फिनोलिक OH का। नेक्स्ट रिएक्शन है, और ये भी एज ए टेस्ट ही यूज की जाती है। सॉरी, हाँ OH रहेगा, हेलीन टेस्ट ऑफ फिनॉल। हेलीन से पहले एक कंपाउंड देखते हैं हम। ये है ऑर्थो बेंजीन डायोइक एसिड, इसको थैलिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम है थैलिक एसिड। अगर हम इसको हीट करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल में से इस तरह से वाटर निकलने के बाद ये थैलिक एनहाइड्राइड बना देता है। तो इस रिएक्शन में हम थैलिक एनहाइड्राइड यूज करने वाले हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। एक बार ये रिएक्शन देख लें। हमने फिनॉल में थैलिक एनहाइड्राइड डाला और मीडियम एसिडिक करके इसको हीट किया। हीटिंग पर ये रिएक्शन हुई, ये H और ये O, वाटर निकल गया और ये जो कंपाउंड बना अब सबको जोड़ दो यहां से, ये C, ये फिनोक्सिलिन है इंडिकेटर, फिनोक्सिलिन है। और जैसे ही इसमें बेस डालेंगे सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। फिनोक्सिलिन बेस के साथ पिंक कलर देता है। सो ये टेस्ट क्या हुआ, ये पिंक क्यों होता है बताती हूँ मैं अभी। कि फिनॉल में थैलिक एनहाइड्राइड डाल के थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसको हीट कर दें, अब तक कोई चेंज नहीं आएगा। और हीटिंग के बाद उस मिक्सचर में जैसे ही एक ड्रॉप बेस डालेंगे मिक्सचर पिंक हो जाएगा। और ये पिंक कलर फिनोक्सिलिन में चेंजेस की वजह से है, जो हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोक्सिलिन इंडिकेटर की तरह यूज होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस ही टाइट्रेशन में ही यूज होता है और बेस डालने पर इसका कलर पिंक हो जाता है। अभी बताती हूँ क्या चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये है कंप्लीट रिएक्शन थैलीन टेस्ट। तो एक तरह से ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में इस CO के O का प्रोटोनेशन हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और एज इलेक्ट्रोफाइल ये पैरा पोजीशन पर चला गया। बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन जब भी रिप्लेस होती है वो सारी रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक और चीज तो मैंने अगर कभी प्रैक्टिकल का दिमाग में हो कि फिनोक्सिलिन को सोडियम बाइकार्बोनेट की टाइट्रेशन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन इतना ज्यादा बेसिक नहीं है। तुम्हें पता है ना, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट भी नहीं करता। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, सोडियम कार्बोनेट, उनकी टाइट्रेशन में ही पिंक कलर देगा। अगर हम वीक बेस लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट तो उसमें पिंक कलर नहीं आता। इसका रीजन देखें कि जैसे ही ये मैं फिनोक्सिलिन का स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, कि जब हमने इसमें बेस डाला जैसे NaOH डाला तो होता है फिनॉल का किसी भी एक फिनॉलिक का हाइड्रोजन निकलेगा और ये सोडियम सॉल्ट बना।
और जैसे ही थोड़ा सा ये देखिए सोडियम सॉल्ट बना, इस सोडियम सॉल्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, नेगेटिव चार्ज इधर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये चेंज हो गया क्यूनॉन लाइक स्ट्रक्चर में। अब फिनॉल के एच को निकालने के लिए यहाँ बेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा बेस का, तुम्हें पता है फिनॉल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर बेस होगा तभी ये रिएक्शन होगी। इधर देखें, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इधर आया और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर। ये वाली स्ट्रक्चर है बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि phenolphthalein gives pink color on adding base due to change of dash to dash, इस तरह से। तो due to change of benzenoid structure to quinonoid structure, quinone like structure, जैसे इस तरह का ग्रुप किसी भी कंपाउंड में हो तो वो कलर्ड होते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट किसी भी ग्रुप में आ जाए तो कलर आ जाता है, तो यहाँ पर एक क्यूनॉन लाइक स्ट्रक्चर बन गई। एंड फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जब तक फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे। तो फिनॉल का OH कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से डिसोसिएट नहीं होता, कार्बोनेट से तो फिर भी हो जाता है क्योंकि उसमें 2 NaOH सोल्यूशन में आता है, और बाइकार्बोनेट से तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये था थैलीन टेस्ट ऑफ फिनॉल, और पिंक कलर इस कंपाउंड की वजह से। अब अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, इसको बेकेलाइट भी कहते हैं। ये टेबल टॉप्स वगैरह फर्नीचर्स बनते हैं बेकेलाइट के, स्विच बोर्ड बेकेलाइट के बनते हैं। तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से बनता है। क्या है रिएक्शन, देखते हैं। फिनॉल में हमने डाला फॉर्मेल्डिहाइड मीडियम एसिडिक करते हुए, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की एसिड के साथ रिएक्शन देखें तो एसिड इस ऊपर ही जाने वाला है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन H पे आएंगे, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल में। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो फिनॉल की कौन सी पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड डाला फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ये अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। एक से ज्यादा ग्रुप भी आ सकते थे क्योंकि फिनॉल तुम्हें पता है एक्टिवेटेड है, सो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप में ये रॉ मटेरियल हमें मिला, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब ये रॉ मटेरियल को आगे पॉलीमराइज करते हैं तो हमें पॉलीमर्स जो मिलेंगे उनमें और आई थिंक तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक और टाइप पता चली होगी, किस तरह से रिंग पे CH2OH ग्रुप लेकर आना हो बेंजीन की किसी पोजीशन पर, तो हम क्या लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिडिक मीडियम। अब आगे देखें, कि अगर हम
ये वाला मोनोमर ले और मीडियम एसिडिक लेके इसको पॉलीमराइज करते जाएं, मतलब इसके कई मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएं। तो देखो इस OH का प्रोटोनेशन होगा, ये बाहर निकलेगा, C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। इस तरह से एक लंबी चेन हमें मिल जाएगी लीनियर पॉलीमर की, जिसमें ये बीच में CH2 लिंकेज आती जा रही है। ये जो लीनियर पॉलीमर है, नोवोलैक कहते हैं इसको, एज ए पेंट यूज होता है, यूज्ड एज ए पेंट। ये बेकेलाइट नहीं है, बेकेलाइट आगे बनाएंगे। तो एक तो इस रॉ मटेरियल से हमने ये पेंट बना लिया, नोवोलैक लीनियर पॉलीमर, चेन बन रही है ना, सेमी सॉलिड होता है, एज ए पेंट यूज कर सकते हैं इसको। अब इस नोवोलैक में और फॉर्मेल्डिहाइड डाल के अगर आगे पॉलीमराइज करें तो जाके हमें क्या मिलता है, बेकेलाइट। तो कैसे मिलता है देखिए, ये पता चल रहा है ना कैसे हो रही है रिएक्शन। OH का प्रोटोनेशन हुआ एसिडिक मीडियम में, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और फिर फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर इसने अटैक कर दिया, राइट। अब देखें अगर हम नोवोलैक में फिर से फॉर्मेल्डिहाइड डाल के एसिडिक मीडियम करते तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट मिल जाता। और ये कैसे बनता, जस्ट स्टॉप राइटिंग, सुन लें एक बार। नोवोलैक में इस तरह की चेन थी, है ना। तो अगर मान लो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर CH2OH ग्रुप ले आए और वो दूसरे मॉलिक्यूल की पैरा पोजीशन पे अटैक कर दे, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में CH2 की क्रॉस लिंकेजेस बन गई ना, और ये हार्ड हो गया। ये देखो ये फिनॉल, इसकी ये पैरा पोजीशन पर फॉर्मेल्डिहाइड का CH2OH ग्रुप आया, मतलब इसकी पैरा पोजीशन पहले CH2OH आया तो दूसरे नोवोलैक के मॉलिक्यूल की पैरा पे अटैक कर गया, और इस तरह से ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हमें मिला। इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये हीटिंग पर मेल्ट नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता है हीटिंग पर। स्विच बोर्ड वगैरह में तुमने देखा होगा ब्लैक हो जाते हैं, चेयरिंग हो जाती है, पर मेल्ट नहीं होते। किचन वेयर्स के जो कुकिंग पैन के हैंडल्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो भी कभी मेल्ट नहीं होते क्योंकि वो इसी के बने होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर के। तो क्रॉस लिंकेजेस से इनकी जो सेटिंग है परमानेंट हो जाती है। एक तो होते हैं ना थर्मोप्लास्टिक्स जो रीयूज हो जाते हैं, पॉलिथीन वगैरह, तो उसको हीट करो तो मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद वापस वो कोई भी शेप दी जा सकती है। तो इनको शेप नहीं दोबारा चेंज कर सकते, दे कांट बी रीयूज्ड, दे आर थर्मोसेटिक पॉलीमर, दे कैन नॉट बी reused because they don't get soft on heating. तो जो भी शेप देनी है ना उसका मोल्ड बना लेते हैं, मोल्ड पता है ना, उस मोल्ड में ये नोवोलैक और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो उस जिस मोल्ड में इसको डाला जाता है उसी शेप का हमें क्रॉस लिंकेजेस मिल जाएगा और उसको एज इट इज बाहर निकालेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हुई फिनॉल की, ठीक है। अगला रिएक्शन ये भी एक तरह का टेस्ट ही है। हाँ जी, ये हो गया। हमने फिनॉल में नाइट्रस एसिड डाला। अब नाइट्रस एसिड कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा, NO पॉजिटिव, OH निकलेगा NO पॉजिटिव, फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा।
और नाइट्रोसो ग्रुप में टॉटोमेरिज्म है। कैसी टॉटोमेरिज्म? इधर देखें, इसको पैरा टॉटोमर कह सकते थे। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एन और यहाँ ओ एच आ गया। ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया ये एनओ ग्रुप, और ये कलर्ड होता है। एक सेकंड के लिए रुकें। ये जो कलर्ड टॉटोमर है, ये बचे हुए फिनॉल से अगर रिएक्ट करे इस तरह से, तो ये रेड कलर का कंपाउंड इंडोफिनॉल रेड बना देगा। इसको कहते हैं इंडोफिनॉल रेड। सो फिनॉल में नाइट्रस एसिड डालने पर इस तरह के रेड कलर का जो कंपाउंड हमें मिला, ये भी HNO2 डालने पर इस रिएक्शन को भी एज ए टेस्ट यूज करते हैं। लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं इसको। क्यूनॉन लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो कलर तो होगा ही। इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, पर फिनॉल के साथ कंबाइन हो जाए तो ये रेड कलर का कंपाउंड बनाता है। ये नाइट्रस एसिड है। टेस्ट को नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं। नाइट्रोसो टेस्ट, क्योंकि इस ग्रुप को नाइट्रोसो कहते हैं, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का ये टॉटोमेरिक फॉर्म है। अगर ये टॉटोमेरिक फॉर्म जो कि रिएक्टिव है, ये बचे हुए फिनॉल से रिएक्ट कर जाए तो ये इंडोफिनॉल रेड बना है। तो ये 2-3 रिएक्शंस हमने किए जो एज ए टेस्ट यूज होते हैं फिनॉल के लिए। एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, याद करो। ब्रोमीन वाटर डालने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है फिनॉल में, वो भी तो एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, फिनॉल में डालेंगे इमीडिएट व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। आज हमने किए एजोडाई टेस्ट, सिर्फ फिनॉल में ही होता है वो। ये वाला टेस्ट सिर्फ फिनॉल में है। एक और टिपिकल रिएक्शन है, प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं तुम्हारे कोर्स में। प्रैक्टिकल में ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, चाहे वो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हो अल्कोहल के, या फिनॉल के एजोडाई टेस्ट वगैरह हो। अभी कभी लैब गए हो प्रैक्टिकल के लिए? चलो जब भी मौका मिलेगा। अभी क्या करवाया प्रैक्टिकल में? हाँ, मोहर सॉल्ट टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ऑफ मोहर सॉल्ट विद केमिनोफोर। हाँ जी, लिख लिया। क्योंकि इस बार तुम्हारे एग्जाम जल्दी होंगे तो जनवरी में प्रैक्टिकल्स ले लेंगे। हाँ जी, चले आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है FeCl3 टेस्ट। फिनोलिक OH give
violet color with FeCl3. ये टिपिकल कंफर्मेटरी टेस्ट है फिनोलिक OH का कि FeCl3 के साथ ये पर्पल कलर का, डार्क वॉयलेट कलर का, सॉरी, ये कंपाउंड बनाता है। और एक्सेस ऑफ फिनॉल के साथ ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। और ये सोल्यूशन बना देगा, पर्पल सोल्यूशन। तो अगर कहीं लिखा हो किसी भी कंपाउंड के साथ FeCl3 डालने पर पर्पल कलर आया, डार्क वॉयलेट कलर आया, समझ जाना चाहिए कि इस कंपाउंड में बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच OH है, फिनोलिक ग्रुप है। जैसे बीटा नैफ्थॉल वगैरह, वो भी तो फिनोलिक OH ही है, तो उन सबके साथ ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट फिनॉल के अलावा इनॉल्स भी देते हैं, मतलब विनाइल अल्कोहल में भी ऐसा ही होगा, इसी तरह का बेंजीन की जगह विनाइल ग्रुप आ जाए, तो ऑल इनॉल गिव दिस टेस्ट, पर्पल कलर विद FeCl3। ये हमारी फिनॉल की रिएक्शंस खत्म हुई। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 अल्कोहल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन की कुछ एक रिएक्शंस हैं, बिट्स में भी है, पर अभी मैं जो तुम्हें बताऊंगी उसमें अल्कोहल की ही रिएक्शन, मतलब अल्कोहल की प्रॉपर्टीज ही रिवाइज होंगी। तो थोड़ा सा हम ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन कर लेते हैं, बोर्ड में नहीं है वो, पर कंपटीशन में है। पर रिएक्शन तुम्हें फैमिलियर लगेगी, जो भी बताऊंगी मैं उनकी रिएक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड है ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं इसको, इथिलीन ग्लाइकॉल। वैसे ये इथेन 1,2 डायोल है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, किया था सोल्यूशन में हमने। तो इसकी प्रिपरेशन इथीन से अगर हमें बनाना होता, सोचें जरा क्या क्या मेथड होते, सोचो। डबल बॉन्ड की जगह दोनों जगह OH लेकर आने हो तो क्या किया जा सकता है? बहुत सारे रिएक्शन कर चुके हो तुम। क्लोरीन का एडिशन कर दो और फिर एक्वस KOH डाल दो, नहीं बन गया ना ग्लाइकॉल। क्लोरीन ऐड हो गया डबल बॉन्ड पर, उसके बाद दोनों क्लोरीन की जगह OH बेस डाल दो। और कोई एनी अदर मेथड? क्लोरीन की जगह हम क्लोरीन वाटर भी ले सकते थे, HOCl। HOCl में एक तरफ Cl ऐड होता है, दूसरी तरफ OH ऐड होता है, अगेन एक्वस KOH। कोई भी बेस डाल दो, जैसे अभी एक क्वेश्चन भी था इसका, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन था, इसका सोल्यूशन भी तो बेसिक है, यहाँ से भी बन सकता है। ये रिएक्शन मैंने आते ही किसी ने पूछी थी, बताई थी मैंने। डबल बॉन्ड पर सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाए, क्या बनता है? इपॉक्सी। परऑक्सी एसिड डालने पर भी यही होता है, ये परऑक्सी एसिड है। और इपॉक्साइड पे वाटर डाल दो,
ठीक है, वाटर का अटैक यहाँ होगा, रिंग ओपन हो जाएगी, O पे H आ जाएगा और इधर आ जाएगा OH, बन गया ग्लाइकॉल। सो अल्कीन से ग्लाइकॉल बनाने के बहुत सारे मेथड है। एक रिएक्शन +1 में की थी तुमने अल्कीन की, कि इथीन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालें तो डबल बॉन्ड पर ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड हो जाता है। इस तरह से 4 डबल बॉन्ड थे ना, तो 2 ऑक्सीजन इससे ऐड हो गई। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वीकली बेसिक मीडियम में NaHSO3 की प्रेजेंस में, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ OH यहाँ, और ये ग्लाइकॉल में चेंज हो गया और यहाँ से ऑस्मिक एसिड बन जाएगा। समझ में आई? तो डबल बॉन्ड पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाया, डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप लाने को, तो ये मेथड किया जा सकता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। और ये दोनों OH ग्रुप सेम साइड में ऐड होते हैं, तो इट इज सिन एडिशन। ये तुम्हें इसलिए बताया मैंने कि अगर मान लो ये रिंग होती, ऐसे होता, और यही ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस ऐसे करते, तो यहाँ तो फर्क पड़ता है ना, हम OH कैसे लिख रहे हैं। तो सिन एडिशन का मतलब दोनों OH क्या आएंगे, सेम साइड में, और ये मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से सिन एडिशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ये बोला सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 वीकली बेसिक मीडियम करने के लिए किया है, NaHSO3। वैसे +1 में एक रिएक्शन सबने किया हुआ है, पेयर्स रिएजेंट टेस्ट, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर। इसका पर्पल कलर गायब हो जाता है जब हम एल्कीन डालते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, बट ये सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता है अभी अल्कोहल बेयर्स रिएजेंट से आगे भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मान लो ये ग्लाइकॉल बना है, तो केमेनोफोर क्या करेगा, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों को एल्डिहाइड में चेंज करेगा और अल्टीमेटली किस में चेंज कर देगा, एसिड में। तो ये रिएक्शन ओनली हाइड्रोक्सिलेशन नहीं है, क्योंकि केमेनोफोर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ग्लाइकॉल पर तो ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, तो आगे बढ़ जाएगी। तो अगर हमारे सामने ये दोनों ऑप्शन होते तो हम प्रेफर किसको करते, पहले वाले। हालांकि ये भी सिन एडिशन है, बेयर्स रिएजेंट से भी 2 OH ग्रुप डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाते हैं, पर डिसएडवांटेज क्या है, these OH ग्रुप कैन फर्दर बी ऑक्सीडाइज, तो हमें मिक्सचर फिर मिलने लग जाएगा। एक सेकेंड, समझ में आई है रिएक्शन? बेयर्स रिएजेंट भी हाइड्रोक्सिलेशन करता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी हाइड्रोक्सिलेशन करता है, पर बेयर्स रिएजेंट की डिसएडवांटेज क्या है, बीइंग स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो प्रोडक्ट अल्कोहल है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसा हमने देखा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो आगे एल्डिहाइड और अल्टीमेटली एसिड तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हाइड्रोक्सिलेशन दिया होता और ये दोनों ऑप्शन होती तो प्रेफरेंस हम किसको देते, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। केमिनोफोर के साथ, डाइक्रोमेट के साथ अल्कोहल आगे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये है ना रिएक्शन पिछली क्लासेस में, ये H निकल गया, दोनों जगह एल्डिहाइड आ गए। ठीक है, अगली है रिएक्शन विद HI। ये भी थोड़ी टिपिकल सी रिएक्शन है। एक्सक्यूज मी मैम,
हाँ बोलो। मैम बेयर्स रिएजेंट का एक बार डिसएडवांटेज रिपीट कर दो। Bayer's reagent is a stronger oxidizing agent. It oxidizes alcohol to aldehyde and then acid. तो सिर्फ हाइड्रोक्सिलेशन तक ये रुकेगा नहीं, आगे भी चला जाएगा। जैसे कि अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं, हम बेयर्स रिएजेंट डाल रहे हैं, तो पहले तो हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, दोनों OH सेम साइड में आ गए, पर बेयर्स रिएजेंट क्या करेगा, आगे फिर ऑक्सीडाइज कर देगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक ले जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक। तो फर्दर आगे ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा ना अल्कोहल का। लेकिन अगर हम इसमें वही ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालते तो क्या होता, सिर्फ हाइड्रोक्सिलेशन तक ये रिएक्शन रुक जाती, आगे नहीं होती। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ लाना हो तो दोनों में से बेटर वाला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, अगली आती है रिएक्शन विद HI। कहने को बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन नजर आती है हमें कि जैसे HCl को ऐड करवाते हैं, सॉरी ग्लाइकॉल के साथ, जैसे बेयर्स रिएजेंट ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं, OH की जगह Cl आ जाता है, तो वैसे यहाँ भी दोनों जगह आयोडीन आ जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ऐसी ही रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट एडजेसेंट पोजीशन पर आयोडीन अनस्टेबल होता है, ये इमीडिएट आयोडीन मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं और अल्कीन बना लेगा। अगर एक्सेस ऑफ HI हो तो अल्कीन पर फिर आगे एडिशन हो जाएगा और ये आयोडाइड में चेंज हो गया। तुम्हें याद होगा हमने हैलाइड में फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज किया था, क्या था ना। तो अगर मान लो हम इसमें फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज करवाते NaI और एसीटोन डाल के, तो दोनों Cl की जगह जब आयोडीन आता तो ये वापस निकल भी जाता, मतलब यहाँ डी हैलोजिनेशन हो जाता। तो याद रखना, एक ही कार्बन पर या एडजेसेंट पोजीशन पर भी अगर बड़े आयोडीन हो तो इमीडिएट वो I2 मॉलिक्यूल निकाल देते, एलिमिनेशन कर देते। तो ग्लाइकॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब ऐसा ही ग्लिसरीन के साथ करके देखते हैं कि एक्सेस लिखा हो तो आयोडाइड, अगर एक्सेस ना लिखा होगा तो ये रिएक्शन इथीन पर हो जाएगी। अब जरा ग्लिसरीन पे ट्राई करो तो ये रिएक्शन, देखें ग्लिसरीन पर 3 OH HI डाला, तीनों OH की जगह आयोडीन आ गया, फिर I2 लूज हुआ और ये प्रोपीन बन गया, अलाइल आयोडाइड बन गया। लेकिन अगर एक्सेस लिखा होता तो आगे भी रिएक्शन हो जाती। डबल बॉन्ड पे फिर HI ऐड होता मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और फिर 2 आयोडीन पास आ जाते, फिर इसमें से एक I2 निकल जाता, ये प्रोपीन बनता, प्रोपीन पे फिर HI ऐड होता क्योंकि एक्सेस डाला हुआ है ना, और अल्टीमेटली आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मिल जाता। तो ये टिपिकल सी रिएक्शन है विद HI। अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन।
कई तरीके से डिहाइड्रेशन हो सकता है इसका। हाँ जी, हो गया। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं बिना कुछ डाले अराउंड 770 केल्विन पे, तो इसके एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकल जाता है और ये इपॉक्साइड बना देते हैं, या इसको इपॉक्सी इथेन भी कहते हैं, या फिर इसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं। पता है तुम्हें ये सारे नाम? तो एक डिहाइड्रेशन तो ऐसा हुआ, हीटिंग पर एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकल गया। अगर हमने एसिड डाला होता तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाता, जैसे इसका प्रोटोनेशन हुआ, ये लीव किया, ऐसे ही इधर इसका H और ये OH अगर निकल जाता तो दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते, और कंडेंस होने के बाद इसमें ऐसी ईथर लिंकेज आ जाती, इसको कहते हैं डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन। दो मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर निकल रहा है तो ये बना रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में से निकल रहा है तो ये इपॉक्साइड बना रहा है। हाँ जी, डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि एसिड इसका प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाएगा, फिर वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे जाएगा और ये रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर रिंग वैसे भी स्टेबल होती है, राइट? अगर ये ग्लिसरीन होता और वही एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करवा रहे होते इसका, सल्फ्यूरिक एसिड KHSO4 डाल के हीट किया इसको, अब यहां से वाटर निकला, एक ये और एक ये, दोनों वाटर निकालने के बाद ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये इनॉली ग्रुप है ना, तो ये टॉटोमराइज हुआ, ये वाला H, सॉरी, टॉटोमराइज हुआ ये वाला H, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये CHO में चेंज हो गया। CHO, इस कंपाउंड का नाम है एक्रोलीन, अक्राइल एल्डिहाइड भी कहते हैं। याद करो, मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो और 3 कार्बन विद 1 डबल बॉन्ड हो तो अक्राइल वर्ड यूज करते हैं, तो ये अक्राइल एल्डिहाइड है। इसकी बड़ी टिपिकल सी स्मेल होती है, जैसे पुराना ऑयल और घी हो जाता है ना, उस कंटेनर में एक अलग सी स्मेल होती है, वैसी स्मेल आती है। और इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं एक्रोलीन टेस्ट, एक्रोलीन टेस्ट फॉर फैट एंड ऑयल। प्रैक्टिकल में भी है ये टेस्ट, और वो क्या है देखते हैं। हमारे कोर्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी आइडेंटिफिकेशन है। एक तो फिल्टर पेपर टेस्ट करते हैं, पहले लिख लेंगे। पहले तो ये वाली स्टेप समझना जरा, क्योंकि तुम्हारे टॉटोमेरिज्म पर क्वेश्चन आते हैं, तो दिस कैन टॉटोमराइज। सो लिसन, एक फिल्टर पेपर पे अगर हम एक ड्रॉप डालें प्रोटीन की या फिर फैट की, तो फैट में तो ग्रीसी मार्क आ जाएगा फिल्टर पेपर पर। दूसरा टेस्ट क्या है,
कि ऑयल या फैट ट्राइग्लिसराइड है, ये हाइड्रोलिसिस पर ग्लिसरीन देते हैं, बताया था मैंने। ग्लिसरीन जो है प्लस सोप सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में कोई भी ऑयल या फैट है वो एस्टर है ग्लिसरीन के फैटी एसिड के साथ। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लिसरीन बनेगा और उसमें KHSO4 और H2SO4 डाल के जब हीट करेंगे तो ये एक्रोलीन बन जाएगी जिसकी एक टिपिकल सी स्मेल आएगी। ऐसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो करेंगे नहीं, तो ये टेस्ट है ऑयल और फैट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑयल और फैट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और वैसे भी तुम देखा होगा घर में भी हम ऑयल में कोई फ्राई करते हैं और फिर ऑयल को बार बार रीयूज करते जाएं तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि इतनी बार रीहीट करने पर जो ऑयल फैट है वो ब्रेक होके ग्लिसरीन और ग्लिसरीन का डिहाइड्रेशन होकर वो एक्रोलीन बना देता है। तो जो बैड सी स्मेल होती है वो एक्रोलीन की होती है। इसलिए कहते हैं ना एडवाइजेबल नहीं है कि उसी में रीफ्राई नहीं करना चाहिए ऑयल में, नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो इसी की वजह से। ये रिएक्शन पता चली, टेस्ट ऑफ एक्रोलीन, राइट। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जो ग्लाइकोल से बनाया जाता है। ये है, तुमने फैब्रिक में कभी देखा होगा, उसमें कहते हैं ना इतना % पॉलिएस्टर है, पढ़ा है पॉलिएस्टर, जिस हमारा नाम जो है स्लैंग होके ये पॉलिएस्टर बन गया, तो ये पॉलिएस्टर है, टेरेलीन पॉलिएस्टर। टेरेलीन नाम सुना है फैब्रिक में, तो टेरेलीन पॉलिएस्टर बनाया जाता है ग्लाइकोल से। तो नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल विद टरथैलिक एसिड। एक अल्कोहल और एक एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल और एसिड का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बताइए? एसिड का अल्कोहलिसिस करवाएं, अल्कोहल और एसिड के प्रोडक्ट को एस्टर कहते हैं ना, तो ये रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन ही हो जाएगी। लिखना बंद करें जरा, सुने पहले ध्यान से। ये है ग्लाइकोल। टरथैलिक एसिड मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, थैलिक एसिड ऑर्थो वाले को कहते हैं ना थैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड पैरा आइसोमर को कहते हैं, पैरा डायोइक एसिड। अब इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हो, पॉलीमराइज हो, याद करो एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल का कौन सा ग्रुप जाता है, OH या H? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की कल टेस्ट है इसका। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या कहते हैं हम, इसका O इधर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और OH बाहर निकलता है, ये बताई थी ना रिएक्शन। अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, तो अल्कोहल का O यहाँ गया और OH निकला, मतलब ये H और ये OH निकल गए और इनके बीच में एक एस्टर लिंकेज बन गई। ये एस्टर ही बना ना बीच में। अब ये जो बाहर ग्रुप्स हैं ये फिर आगे रिएक्ट करेंगे, अगले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और इस तरह से एक पॉलीमर बनता जाएगा। और पॉलीमर का रूल है ये कि जो पॉलीमराइजेशन में जो चीज रिमूव होती है उसको इस ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप का H निकलता है, एसिड ग्रुप का OH निकलता है। एक बार नीट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें स्ट्रक्चर बनानी थी ग्लाइकोल की प्रोडक्ट की, और उसमें इसमें जो ब्रैकेट है ना उसी में डिफरेंस था। अगर ब्रैकेट यहां बना देते तो गलत होता है। और ये जो कंपाउंड बना है दिस इज स्टेरिलीन पॉलिएस्टर। वो पॉलिएस्टर नहीं है, वो पॉलीएस्टर है। एस्टर ग्रुप रिपीटिंग यूनिट है इसकी, वैसे इसका नाम पॉली ग्लाइकोल टरथैलेट भी है। एस्टर के नाम के पीछे 8 लगाते हैं ना, तो एक ग्लाइकोल टरथैलेट है जिसके कई मॉलिक्यूल हैं, इससे आगे क्या लगा दिया हमने, पॉली ग्लाइकोल टरथैलेट। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन होते जाएंगे एंड जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है ना दैट इज द रिपीटिंग यूनिट। यही यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी। और जो ग्रुप कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसिड का OH और अल्कोहल वाले का H। अब याद रखना ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमेशा अल्कोहल का H बाहर निकलता है और एसिड का OH।
इन रिएक्शन में अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन अटैक करता है इस पॉजिटिव कार्बन पर और OH को रिप्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन एक तरह से असाइल SN2 है। असाइल ग्रुप पर OH निकल रहा है और उसकी जगह OR ग्रुप आ रहा है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉलीमर ऑफ ग्लाइकॉल एंड टरफैलिक एसिड इज पॉलिएस्टर टेरेलीन, जो फैब्रिक बनाने में यूज होता है। एकदम लंबी चेन है ना इसकी, तो इसके स्ट्रॉन्ग फाइबर बन जाते हैं। ये फाइबर टाइप का पॉलीमर है। अब तुम्हें ये मान लो यहाँ पर 18 करके दे देते, अल्कोहल में का ऑक्सीजन O18 है, तो जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है यहाँ पर O18 जाता ना। तो यही पॉइंट है जो याद रखने वाले हैं। थैलिक एसिड था इसका ऑर्थो आइसोमर, टरथैलिक एसिड है इसका पैरा आइसोमर। आइसोथैलिक एसिड कहते हैं मेटा वाले को, वो इतना काम नहीं आता, यही दो काम आते हैं। हाँ जी, पॉलीमर में ये सारी रिएक्शंस हैं, तो मैंने यही करवा दी। अगर हम हाँ जी कर लिया आता है, इस टरथैलिक की जगह थैलिक लेते, रिएक्शन लिख के देखना जरा, ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, लिखो जरा, ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। थैलिक किसका नाम बताया था मैंने? थैलिक जब दोनों COOH कहाँ हो, ऑर्थो पर। ये ग्लाइकॉल और इस बार हम ले रहे हैं ये वाला एसिड, थैलिक एसिड। एस्टेरिफिकेशन तो हो जाएगा, मीडियम एसिडिक लेके हीट कर दें, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा बिल्कुल पहले की तरह। पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें उतनी सिमेट्री नहीं है ना जितनी पिछले वाले में थी। यहाँ पर साइड में आ गई है बेंजीन रिंग, ये पॉलीमर है, तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है ये भी एस्टर ही, और इसको यूज किया जाता है एज ए पेंट। अल्काइड रेजिन, रेजिन है, इसको ग्लिप्टॉल भी कहते हैं। और ग्लाइकॉल टरथैलेट की जगह यहाँ क्या लिखेंगे नाम? ग्लाइकॉल थैलेट, पॉली ग्लाइकॉल थैलेट। एक बार ये जेई में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ग्लाइकॉल से एक लुब्रिकेंट या पेंट बनाया जाता है, तो उसके लिए इनमें से क्या डालते हैं? तो क्या डाला उसमें? थैलिक एसिड डाला। अगर टरथैलिक एसिड डाला होता तो पेंट नहीं मिलता, फाइबर मिलता। डिफरेंस समझ में आया इन दोनों रिएक्शंस का? ग्लिप्टॉल इसका नाम है, कॉमन नेम। हाँ, वैसे ही इसका पॉलीग्लाइकॉल थैलेट भी नेम है इसका, कुछ ट्रेड नेम होते हैं ना। हाँ जी ठीक है। अगर इसमें ऑक्सैलिक एसिड डाल के हीट करते, ये ऑक्सैलिक एसिड है ना 2 कार्बन वाला, तो साइक्लिक डाइएस्टर बन जाता। ये देखिए, ये H और OH 2 बार एस्टेरिफिकेशन हो गया और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। साइक्लिक एस्टर। तो अगर सामने रिएक्शन दिया हो तो मैं अपने आप प्रेडिक्ट हो जाता है। पॉलीमराइज लिखते हैं तो सीधी चेन बन जाती है, पर यहाँ तो पॉलीमराइज नहीं हो पाएगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग तक ही जाएगा।
ये हमारी ग्लाइकॉल ग्लिसरीन की जो मेन रिएक्शंस हैं वो हो गई। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। हम थैलिक एसिड के साथ रिंग नहीं बन सकती थी? थैलिक एसिड के साथ रिंग बन जाती, पर हम पॉलीमराइज कर रहे हैं ना। पॉलीमराइजेशन की कंडीशंस हमने कुछ टिपिकल लगाई। अगर तुम ये बनाते, इधर देखो, ये था थैलिक एसिड, ये इस तरह से बन जाती। पर क्या रिंग साइज क्या हो रहा है इसमें बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 यही जाता ना, तो नहीं बन सकती थी ना। यस मैम। साइक्लाइजेशन के लिए साइज रिंग साइज 5 या 6 मेंबर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम ईथर पर। तो सबसे पहले सारे रिएक्शन कर चुके हैं हम, रिपीटेड है। तो लिखिए जरा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बार बार आती जा रही है। क्या नाम है उस रिएक्शन का ईथर बनाने की? कोई भी बता दो। विलियमसन, यस। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल से करवाते हैं और ईथर मिल जाते हैं। और हमेशा जो स्मॉलर ग्रुप है वो हैलाइड से और बिगर ग्रुप अल्कोहल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बाय स्मॉलर ग्रुप इज इंट्रोड्यूस थ्रू हैलाइड, क्योंकि अगर बड़ा हैलाइड होता तो वो एल्कीन बना देता। अगर हैलाइड बड़ा होता तो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं, एज ए बेस एक्ट कर जाता, बीटा अटैक कर जाता यहां पर, और इस तरह से हैलाइड जो है वो एल्कीन में चेंज हो जाता। सो हमेशा हम स्मॉलर हैलाइड लेना पसंद करते हैं। ये विलियमसन नहीं है, याद आ गया? हाँ जी, इधर उधर बातें जरा कम किया करो। अगला मेथड ईथर बनाने का, एक अल्कोहल से भी तो ईथर बनाए थे हमने। एक्सेस ऑफ अल्कोहल, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, माइल्ड एसिड, टेम्परेचर कम। जब हम अल्कोहल का एसिड डाल के हाई टेम्परेचर करते हैं तब तो एल्कीन बनते हैं, का टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं तो क्या बनते हैं? ईथर। बताती हूँ तुम्हें, भूल जाते हो। हाँ जी, हो गया। दूसरी है विलियमसन इथरिफिकेशन भी कहते हैं इसको, विलियमसन इथरिफिकेशन। और इसमें हमने क्या किया है, अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट किया है लो टेम्परेचर पर। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, रिएक्शन का टेम्परेचर 200 डिग्री के अराउंड कर दिया। अगर ज्यादा कर देते तो एल्कीन बन जाता। या फिर एसिड लिया और रिएक्शन का टेम्परेचर 410 केल्विन कर दिया। एसिडिक मीडियम में कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो इस तरह से ईथर बन जाता है। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल को या तो कैटलिस्ट डाल के डिहाइड्रेशन करवाएं या एसिडिक मीडियम में लो टेम्परेचर करें। कहीं टेम्परेचर मेंशन ना हो, हीटिंग हो, तो फिर वो सीधा अल्कीन बन जाता है। पर टेम्परेचर कम हो तो ये ईथर तक रुक जाता है। ये की हुई है रिएक्शन हमने अल्कोहल में, कल के टेस्ट में भी इस तरह की रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन। याद है ना ये किया था हमने कि इथेनॉल को 430 केल्विन पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते तब तो ये एल्कीन बना था।
लेकिन अगर हम अल्कोहल ज्यादा ले लेते और एसिडिक मीडियम में टेम्परेचर कम कर देते तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ईथर बना देते। तो ये वो वाली रिएक्शन है। याद आई ये रिएक्शन? हीटिंग ज्यादा, एसिड ज्यादा, तब एल्कीन। अगर अल्कोहल ज्यादा है, एसिड कम लिया है हमने, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम किया है, तो दो ईथर के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ईथर बना देते। हाँ जी, हो गया। इसी तरह से ये तो मैं करवाई हुई है रिएक्शन मैंने। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल से करवाएं। कुछ याद होगा इसमें कि इसको NaOH डाल के फ्यूज करते हैं तो इस पूरे ग्रुप की जगह OH आ गया था। अगर इसमें NaNH2 डाल के हीट किया था तो इस पूरे ग्रुप की जगह क्या आ गया था? NH2। तो यहां क्या बनेगा? इधर देखिए सामने, Na2SO3 अगर निकल गया तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ गया? ईथर ग्रुप आ गया ना। तो एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है कि हम क्या करें, सल्फोन और उसका सोडियम सॉल्ट बना लें, उसके बाद उसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल डाल दें तो ईथर बन जाता है। सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना और उसके में जब हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल डाला, NaOR डाला, तो Na2SO3 निकल गया इसमें से। जो भी अनायन होगा ना वो इधर आ जाएगा। जैसे NaOH है तो OH आ गया, NaNH2 है तो NH2 आ गया, इवन NaCN डालते तो क्या आ जाता है इसकी जगह पर? CN आ जाता। तो उसी तरीके से हमने NaOR डाला तो एक तरफ से बेंजीन आ गई, दूसरी तरफ से R ग्रुप बन गया इधर। ऐसे रिएक्शन तो ना बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाने चाहिए क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड बन रहे हैं इस एक रिएक्शन से। जरा डायजोनियम से बताएं तो कैसे बनाएंगे? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से किया हुआ है तुमने? सोचो। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक ईथर कैसे बनाएंगे? सेम यही NaOR लेके, क्योंकि डायजोनियम भी इज अ गुड लीविंग ग्रुप। जैसे इसको कहते हैं ना इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, वैसे ही बेंजीन डायजोनियम भी इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। N2Cl है, NaOR डाल दो तो ये पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा इस एनायन से। याद नहीं सैंडमेयर रिएक्शन वगैरह इतनी सारी की थी, उसमें N2Cl निकल जाता है, एनायन आ जाता है। Ki डालो आयोडीन आ जाएगा, KCN डालो साइनाइड आ जाएगा, ऐसे ही NaOR डालो OR आ जाएगा। ये दोनों एक जैसी रिएक्शन है। N2Cl is a good leaving group as well as SO3 negative is also a good leaving group. डायजोनियम, ग्रिकनार्ड, ये तो ऐसे हैं हर कन्वर्जन में कुछ जाते हैं कहीं ना कहीं, कुछ भी बना लो इनसे।
लास्ट रिएक्शन है और तुम लोग मुझे हिंट दोगे कैसे बनाएंगे इसको. डाइविनाइल ईथर. हाउ विल यू प्रिपेयर डाइविनाइल ईथर? विलियमसन हम यूज नहीं कर सकते. We can't use Williamson for this. Why? Williamson में हाँ ये लेना पड़ेगा विनाइल क्लोराइड and it is inert. Halogen attached to doubly bonded carbon is inert. ये हम ले नहीं सकते. विनाइल अल्कोहल ये तो बहुत जल्दी टॉटोमराइज हो जाता है. ये भी नहीं ले सकते. तो ये दोनों मेथड तो खत्म हो गए. तो फिर कौन सा मेथड? हाउ टू प्रिपेयर डाइविनाइल ईथर. सोचो जरा. कुछ दिमाग में आ रहा है? चलो हिंट में देती हूँ. अल्कीन से, इथीन से बनाओ. इथीन से कैसे बनाएंगे? कुछ भी, थोड़ा सा भी हिंट आगे पता चल रहा है तो. लास्ट रिएक्शन है, थोड़ा दिमाग लगाओ. हाँ जी बोलो. अगर हम इसमें HOCl डाल दें तो क्या होगा? एक तरफ OH और एक तरफ Cl आ जाएगा. और इसमें अगर हम सिल्वर ऑक्साइड डाल के इसको हीट कर दें तो एक क्लोरीन के थ्रू दो मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएंगे. नहीं, क्या होता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ? RCl Ag2O, बीच में ऑक्सीजन आ जाता है ना. तो हमने क्या किया, पहले HOCl डाला, फिर सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया. बस अब क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है. एसिड नहीं डालेंगे हम, क्योंकि ईथर के ऊपर एसिड अटैक कर सकता है. हम यहाँ एल्यूमिना डाल के हीट कर देंगे. डिहाइड्रेशन हो जाएगा. बन गया ना ये. चाहो तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल दो तो अब OH ग्रुप जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब वो कंडेंस हो जाएगा. ऐसे भी तो हो सकता था. अब इसमें अल्कोहलिक AOH डाल दो, फिर दोनों हेलोजन अल्कीन बना देंगे. तो दोनों तरीके हैं ये बनाने के. एक बार बोर्ड में आया हुआ है ये रिएक्शन. डाइविनाइल ईथर को कैसे प्रिपेयर करेंगे? ना विलियमसन ना अल्कोहल, बट ये तो ले सकते हैं ना. एक सेकेंड, ये दोनों रूट समझ में आए? या तो यहाँ अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके ईथर बना लें और फिर क्लोरीन और H निकाल दें बेस डाल के. इसमें ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते. डिहाइड्रेशन, OH और H. और नहीं सॉरी, लो टेम्परेचर पर अभी मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले वाली रिएक्शन में ऐसे वाटर निकल जाता है, बताया था ना. तो ये वही रिएक्शन हुई. ये हमारा ईथर का प्रिपरेशन. बहुत कम रिएक्शन है ईथर की. तो ट्यूसडे को ये खत्म हो जाएगा ईथर. तो तुम बुकलेट के फर्स्ट 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो अल्कोहल फिनॉल वाले. और ट्यूसडे को जो कल का टेस्ट है उसके डाउट्स, कल का टेस्ट किसी ने मिस नहीं करना है. जैसे मर्जी स्कोर आए देना जरूर है. टाइम तुम्हें पता है 12 to आई थिंक 1:30 के आसपास है टाइम. क्या क्यों यहाँ आके देना ना? ओपन क्यों हो सकता है? ऑफलाइन आके दो ना. उसी टाइम पर है क्या? तो फिर ये तो पहले है ना. मैथ ज्यादा जरूरी है, केमिस्ट्री भी उतनी जरूरी है. तो उसी टाइम ओपन होगा ये.
कोई और टाइम नहीं मिलेगा। 1.25 घंटे का तो टेस्ट है सिर्फ। हाँ, उसमें आएगा ग्रिग्नार्ड रीजन एंड अल्कोहल फिनॉल, जो हमने ऑक्सीडेशन तक किया ना, वहां तक ऑक्सीडेशन तक अल्कोहल फिनॉल एंड ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज अभी आगे और नहीं कराऊंगी मैं। जिसमें Ag2O डाला है, Ag2O क्या करेगा? ये भी ये वाला देखना था। हाँ, ये हमने रिएक्शन किया था ना सोडियम ऑक्साइड से और सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ROR बनता है। तो यहां भी यही हुआ है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। क्वेश्चन करो, एक बार थ्योरी की रीडिंग लगाने के बाद क्वेश्चन पे आ जाओ, बिना ये सोचे कि ये टॉपिक तो जब याद होगा तब क्वेश्चन करेंगे। नहीं, क्वेश्चन करने से वो टॉपिक याद रहेगा। जितने कर सकते हो करो, प्रीवियस ईयर पेपर पे भी आ जाओ, टॉपिक जैसे ही खत्म होता है। क्वेश्चन किए बिना काम नहीं चलेगा। हमारी अल्कोहल की सब्जेक्टिव एक्सरसाइज अब अगली क्लास में दूंगी मैं, ईथर के साथ ही। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है? किसी ने भेजे हैं? छोटे छोटे से टेस्ट हैं, उनको तैयार करके टाइम भी कम लगता है उसमें। किसी ने नहीं भेजा? जा सकते हैं। लिख लिया सबने? मैम आई सेंड 2 डाउट्स। एक मिनट। अच्छा, कब भेजे थे तुमने? मैम हाँ। यस्टरडे आफ्टरनून। हाँ, एक क्वेश्चन था, मोस्ट रेडिली विद CH3ONA and methanol, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, एरोमेटिक में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? फ्लोरो की, क्योंकि ये रिएक्शन होती है अराइल SN2 और वाया कार्बन आयन होता है, और फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन आयन को स्टेबल कर देता है। तो आंसर ए आ जाएगा, फ्लोरो। एंड देन है ना, नेक्स्ट था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, तो ये है आइसोप्रोपाइल, एंड दिस वन इज, तीसरा था CH3CH पॉजिटिव CO। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला है, बैक बॉन्डिंग है, उसके बाद फर्स्ट है, ये लास्ट होगा क्योंकि इसमें CO का इलेक्ट्रॉन पूलिंग इफेक्ट है। ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकता ना, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। ओके मैम, हम इसमें कॉन्जुगेशन नहीं दिखेंगे ना? इसमें कॉन्जुगेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है कभी भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं करने वाला। मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसा रेजोनेंस इफेक्ट आएगा ही नहीं इसमें। ओके मैम। हाँ, जा सकते हैं।